नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, जिसमें आज हम देखेंगे कि जो क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चे हैं वो फरवरी में जो भी एग्ज़ाम देंगे फरवरी 2026 में, उसके लिए जितने भी डाउटफुल रहेंगे कैसे हम लोग एग्ज़ाम देंगे, उसका कैसे पैटर्न रहेगा, इस बेसिस पे हम लोग आज जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसे देना है। क्योंकि एग्ज़ाम बचे हैं 3 महीने से कम ही बचे हैं, जिसमें बच्चों को ये डर लगता है कि एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, एग्ज़ाम में कैसे नंबर को इम्प्रूव किया जाए। ये जो 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है उसको कैसे कवर किया जाए, ताकि जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम में जाकर अच्छा कर पाएँ और अच्छा नंबर ला पाएँ। ठीक है, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल, मैं आपका मेंटर कमलेश यादव, जिसमें आपको कुछ टिप्स बताऊंगा ताकि जो भी आप एग्ज़ाम में बैठने जाएं उस टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा और आप कंप्लीट क्वेश्चन करके आ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट योर एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड क्लास 12 के बच्चों के लिए। एग्जामिनेशन फरवरी 2026 में है। आपका जो डेट है वो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। तो पता चलने के बाद कैसे हम एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे, कैसे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे, ये आज हम लोग जानेंगे। और इसके बाद जितने भी डाउट होंगे, जितने भी आपको सजेशन देने होंगे, डाउट होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि हम लोग आगे क्या करें, उससे रिलेटेड और भी वीडियोस लाएंगे, ताकि जितने भी टाइम ड्यूरेशन आपके बचे हुए हैं उसमें जो क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो पाए और एग्जाम में जाकर के एग्जाम को फोड़ कर आए। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे। पहला पॉइंट क्या है, डेली प्रैक्टिस आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जितने भी आपको सिलेबस अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं उसको बार बार रिवीजन करो। फिर उसके बाद आपको PYQs लेकर के आप रिवीजन कर सकते हैं। कैसे रिवीजन कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। कि सबसे पहले रिवीजन करने बैठे तो सिर्फ पढ़े ना, राइट एंड रीड। ठीक है, ओनली रीड ना करें, यहाँ पे राइट भी करें और रीड भी करें, लिखे भी साथ साथ। अगर लिखेंगे तो आपका जो हैंड आई एंड माइंड कोऑर्डिनेशन रहेगा वो कंटिन्यू बना रहेगा। तो जो आपका माइंड है इधर उधर नहीं भटकेगा, जिसकी वजह से आप अपने पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और ये आपको करना है, डेली रिवीजन करना है। ठीक है, जब डेली रिवीजन करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद आप PYQ ले लेंगे उठा करके। ठीक है, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसको जब आप लोग देखेंगे ना तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। जब कॉन्सेप्ट लगेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, कि डेली रिवीजन करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, PYQ आपको देखते रहना है, ठीक है, ये रहा आपका पहला पॉइंट। आगे चले तो आपको रेगुलरली टेस्ट देना है। आपको क्या करना है, जो टेस्ट देना है वो क्या है, रेगुलरली देना है टेस्ट। ठीक है, रेगुलरली टेस्ट देना है। और सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना, टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। उसके बाद क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। 3 घंटे का अगर आपका एग्जाम हो रहा है, अगर आपकी एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है, 3 घंटे, 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स। जब 3 आवर्स का ड्यूरेशन है तो आप क्या करेंगे, 3 घंटे आप अगर टेस्ट देंगे बैठकर तो आपका कंटिन्यू प्रैक्टिस बना रहेगा। तो आप एग्जाम में जाएंगे तो 3 घंटे बैठ पाएंगे। तो 3 घंटे जब बैठ पाएंगे तो जितने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको आप बहुत आसानी से अप्रोच कर पाएंगे और अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे, जिससे आपका मार्क्स बढ़ेगा। और यहां पर जब टेस्ट दे लेंगे तो उसके बाद उसका क्या करेंगे, आप
एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में कैसे एनालिसिस करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि आपका एवरेज कितना आ रहा है। एवरेज कितना आ रहा है, इसमें गुड क्वेश्चंस कितने हैं, गुड क्वेश्चंस कितने हैं उसको अलग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, गुड क्वेश्चन कितने हैं अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद एवरेज क्वेश्चन कितने हैं अलग कर लेंगे उसको भी। ठीक है, एवरेज क्वेश्चंस को अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे आप चलेंगे इजी क्वेश्चंस पे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस पे चलेंगे। जब आप इजी क्वेश्चन पे चलेंगे तो वहां पर देखेंगे आप इन सबको अलग अलग सेपरेट करके देख सकते हैं। जब अलग अलग सेपरेट करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा गुड कितने क्वेश्चन लगभग आते हैं, एवरेज कितने क्वेश्चन आएंगे और इजी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो टेस्ट है वो आप पीवाईक्यू से भी उठाकर कर सकते हैं। पीवाईक्यू से जो भी पेपर आए हुए हैं अभी तक आज तक, वहां से आप उठा करके उसको टेस्ट में अपने इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप देख पाए कि वहां का जो इजी क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, गुड क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है और एवरेज क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। तो जब इसमें करेंगे तो उस पर आप लोग क्या करेंगे, उस पर गुड क्वेश्चन पे आप फोकस अच्छे से कर पाएंगे। गुड क्वेश्चन पे आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और इजी क्वेश्चन को आप लगातार कंटिन्यू वे में रखेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आगे आएगा उसको हम लोग अच्छे कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के साथ साथ एनालिसिस करना आपका मस्ट है। एनालिसिस आप जरूर करें। ठीक है, आगे चलें। फोकस ऑन मोस्ट डाउट पोर्शन। जहां पर आपको ज्यादा डाउट हो रहा है कि ये चैप्टर या ये पोजीशन आपको ज्यादा दिक्कत में डाल रहा है, परेशानी में डाल रहा है, तो उस पर ज्यादा फोकस करें, उसको थोड़ा सा और समय दें। जितना ज्यादा समय देंगे वो क्वेश्चन आपका आसान होता चला जाएगा। जब आसान होता क्वेश्चन चला जाएगा तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बच्चों को क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन में दिक्कत होता है, तो वहां पर नर्स्ट इक्वेशन, केमिस्ट्री के नर्स्ट इक्वेशन में अगर दिक्कत हो रहा है तो वहां पर जाएं और उस पे क्या करें, फोकस करें। उस पे क्या करें, फोकस करें। थोड़ा टाइम दे उसको। थोड़ा अगर टाइम देंगे ना तो क्या होगा, जब उसको टाइम देंगे ना तो वो आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जब अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, आप जो भी कठिन से कठिन क्वेश्चन रहेंगे वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, जो भी कठिन से कठिन क्वेश्चन रहेंगे वो आप कर पाएंगे। तो ये आपका फोकस करना है किस पे, मोस्ट डाउट पोर्शन पे फोकस करना है। जो भी जितना डाउट होगा, वो डाउट कैसे पता चलेगा कैसे, डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे हम लोग भाई, डिस्टिंग्विश माने अलग कर पाएंगे कैसे, बाय टेस्ट एंड एनालिसिस। जब टेस्ट देंगे फिर उसमें देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, तब हमको क्या पता चल पाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और किस क्वेश्चन में हमारा वीक रह गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे देख लेंगे कि कैसे आया हुआ है। फिर अगला चलेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, टाइम मैनेजमेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना है, टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, टाइम को मैनेजमेंट करेंगे। टाइम को मैनेज करेंगे कैसे भाई, हम लोग टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। आपका 3 घंटे का समय है, 3 घंटे का ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का। ठीक है, 3 घंटे का ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपका एग्जामिनेशन कितने का है, एग्जामिनेशन कितने नंबर का है भाई, कितने नंबर का, या तो 70 नंबर का होता है या तो 80 नंबर का होता है। 70 मार्क्स एंड 80 मार्क्स। ठीक है, 70 मार्क्स एंड 80 मार्क्स किस में आते हैं भाई, ये आते हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आएगा। और बाकी एग्जामिनेशन कितने हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, 100 मार्क्स के। ठीक है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 100 मार्क्स, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। ठीक है, 100 मार्क्स के होते हैं। बाकी और देखेंगे जैसे कि आपका 70 मार्क तो मिल जाएगा वहां से, बाकी 100 मार्क होंगे क्लास 12th में। बाकी क्लास 10th वालों के लिए अगर बात करें तो उसमें आपका सिर्फ 70 मार्क का एग्जाम होता है, चाहे किसी में भी हो, सिर्फ 70 मार्क का एग्जाम होता है। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहां पर अगर डिवाइड करेंगे कि 3 घंटे में कितने होते हैं, आगे चल लेते हैं थोड़ा सा, कि 3 घंटे में अगर देखेंगे तो टोटल कितने 180 मिनट
यही होंगे। 3 आवर में कितने होंगे? 180 मिनट होंगे। अगर मैं मान लूं, अगर 100 क्वेश्चन वाला ले चलूं, 100 मार्क्स वाला, 100 मार्क के अकॉर्डिंग ले चलूं, तो 100 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिल रहा है भाई? 180 मिनट मिल रहा है। कितना मिल रहा है भाई? 180 मिनट मिल रहा है। और 1 मार्क्स के लिए हम लोग देखें तो, 1 मार्क्स के लिए अगर देखें तो आपको मिल जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 100, यानी 1.8 मिनट। 1.8 मिनट मिल जाएगा 1 मार्क के लिए। 1 मार्क के लिए अगर निकाले तो कितना मिलेगा आपके पास? 1.8 मिनट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इफ 2 मार्क का क्वेश्चन है, इफ 2 मार्क का क्वेश्चन है, देन इसमें 1.8 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा? 3.6 मिनट। 3.6 मिनट से ज्यादा हमको नहीं देना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3.6 से ज्यादा मिनट हमको नहीं देना है, ठीक है? उससे उतना ही देना है। और अगर 6 नंबर का है तो 6 मार्क्स का है तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 10 या 11 मिनट के आसपास आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना समय आपको दिया गया है, 3 घंटे आपको समय दिया गया है 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए सिर्फ आप देंगे कितना? 1.8 मिनट देंगे। तो बहुत बार आप ये देखेंगे कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू आते हैं, तो इसमें क्या होते हैं कि 1 मिनट के अंदर में हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन कर जाते हैं। तो उसका जो समय बचेगा, उसको हम लोग लॉन्ग वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। जो समय बचेगा उसको लॉन्ग वाले क्वेश्चन में लगाएंगे, ताकि जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन ज्यादा समय लेता है वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से करेंगे कि आपका छोटे वाले क्वेश्चन भी हो जाए, एमसीक्यू भी हो जाए और बड़े वाले क्वेश्चन भी हो जाए। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इस बेसिस पे अगर एग्जाम में जाते हैं तो। अगर इस बेसिस पे एग्जाम में जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहां पर, ठीक है? तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देकर जाना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये टाइम मैनेजमेंट बनेगा कैसे? जब आप कंटिन्यू टेस्ट देंगे, रेगुलरली टेस्ट देंगे, रेगुलरली एनालिसिस करेंगे, तो ये अभी जो 3 महीने के आसपास जो भी समय बचा है उसमें क्या करेंगे? आप बार बार रिवाइज करेंगे। बार बार रिवाइज करने से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे सब इजी हो जाएंगे। इजी हो जाएंगे तो साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, ठीक है? अगर एक बार टेस्ट देने बैठे, फुल सिलेबस अगर टेस्ट देने बैठे तो कम से कम 3 घंटे से पहले ना उठे। 3 घंटे अगर एग्जाम देंगे तो आपका एनालिसिस भी अच्छे से होगा, आपके नंबर भी इंप्रूव होंगे, ताकि आप एग्जाम में जाकर के क्या करें? फोड़ के आ सकते हैं, ठीक है? फिर लास्टली चलते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ इज द पाथ ऑफ सक्सेस। अपने आप को क्या करें? बिलीव करें कि अपने आप को मैं ये कर सकता हूं। जब बिलीव करेंगे तो अपने आप को एक टारगेट देंगे, रोज का रोज एक टारगेट देंगे। जब टारगेट देंगे तो उस टारगेट को जब कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो बिलीव करने का सबसे आसान तरीका कैसा है? टारगेट बनाए, ठीक है? टारगेट कैसा बनाए भाई? स्मॉल टारगेट बनाए, ठीक है? सबसे पहले छोटा छोटा टारगेट बनाए। छोटा छोटा टारगेट बनाकर उसको क्या करें? अचीव करें। उसको क्या करेंगे? अचीव करेंगे, ठीक है? जब अचीव करेंगे तो आप में क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, कॉन्फिडेंस, ठीक है? कॉन्फिडेंस आएगा, यस हम लोगों ने कर लिया। जब हम लोगों ने कर लिया तो क्या करेंगे? हम नए टारगेट पे फिर चलेंगे, फिर नए टारगेट को अचीव करेंगे, फिर छोटे छोटे पार्ट में सारी चीज को डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो यहीं तक आपको ये बताना था कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ जाना वो सफर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। इतनी करने के बाद आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जो भी सजेशन, जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी लाया जाए उसमें आपका वो जो आपका डाउट है उसको अच्छे से कंप्लीट किया जाए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।